हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ उसी वापस प्लेटफॉर्म पर जिस पर हम टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। टॉपिक हमारा चल रहा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम पर हमने बहुत सारा वर्क कर लिया है। और हम जो कंटिन्यू कर रहे थे अबाउट द टाइप्स ऑफ द नंबर। उसमें हमने कुछ नंबर डिस्कस कर लिए थे। तो पहले नंबर पर हमने डिस्कस किया था प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स में हमने ये बात कही थी आपसे, नेचुरल नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाई। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका यूज़ हम गिनने में करते हैं, काउंटिंग में करते हैं, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इनको हम 1 2 3 4 5 6 7 से स्टार्ट करते हैं। और शून्य कभी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि हम शून्य को कभी भी गिन नहीं पाते हैं। और ये बात कही जाती है कि हम जब भी गिनना स्टार्ट करते हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं रहीं। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट नंबर पर जो पढ़ी वो थी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में हमने ये कहा था कि जब भी हम प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में एक नई संख्या अर्थात जीरो को जोड़ दिया जाता है, तब वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तब वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं और इन्हीं को हम होल नंबर्स कहते हैं। इंग्लिश में हम होल नंबर बोलते हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो पूर्ण संख्या होती है वो हमारी जीरो होती है। इससे आगे आ जाइए सर। इससे आगे हमने पूर्णांक के बारे में पढ़ा। पूर्णांक में हमने ये कहा कि एक होल नंबर्स का वो परिवार, पूर्ण संख्याओं का वो परिवार जिसमें हम प्लस और माइनस दोनों तरह के नंबर को इंक्लूड कर लेते हैं, प्लस और माइनस के। यानी कि जब हम पूर्ण संख्याओं पर क्या लगा लेते हैं, 0 1 2 3, इनके आगे प्लस माइनस लगा देते हैं, तब संख्याएं हमारी पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स बन जाती हैं। पूर्णांक दो तरह की होती हैं, एक तो धनात्मक होती हैं और एक ऋणात्मक होती हैं। धनात्मक उनको बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स उनको बोलते हैं जिनके आगे प्लस का साइन होता है, और निगेटिव इंटीजर्स उनको बोलते हैं जिनके आगे माइनस का साइन लगा होता है। ये होती हैं। चलिए सर आगे देखते हैं। पूर्णांक के बाद हमने पढ़ा था सम संख्याओं के बारे में। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। सम संख्याएं मतलब इवन नंबर्स। इवन नंबर आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई टू ओनली। 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो संख्याएं इवन नंबर होती हैं। और जो संख्याएं 2 से डिवाइड नहीं होती हैं उनको हम विषम संख्याएं बोलते हैं। उनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, ये सारे नंबर हमारे विषम संख्याएं या फिर हम कहते हैं ऑड नंबर्स कहते हैं। इससे नेक्स्ट हमने पढ़ा था भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य मतलब जो भाग हो सकती हैं वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहते हैं वो संख्याएं जो प्राइम नंबर्स होती हैं। अभाज्य संख्याएं होती हैं प्राइम नंबर। अभाज्य जो किसी से भाग नहीं होती है, सिर्फ 1 और स्वयं से डिवाइड होती हैं, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। और ये होते हैं कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 1 और सेल्फ के अलावा, स्वयं के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाती हैं। ये सारे पॉइंट हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा अभाज्य संख्याएं। ये तो हमने बता ही दिया है। और वन कभी भी प्राइम या कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में काउंट नहीं होता है। सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2, एंड 2 इज अ लॉन इवन नंबर विच इज प्राइम। 2 सिर्फ एक अकेला ऐसा प्राइम नंबर है, 2 सिर्फ एक ऐसा सम संख्या है जो एक प्राइम है। अदरवाइज सारे कंपोजिट नंबर
इवन नंबर होते हैं। इवन नंबर कंपोजिट होते हैं, मैंने उल्टा बोला, सारे कंपोजिट नंबर इवन नंबर होते हैं, यानी इवन नंबर सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। इसके बाद आती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है, रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करने के लिए हमने साफ साफ शब्दों में एक बात कही थी आपसे कि P और Q की फॉर्म में राइट करते हैं, P अपॉन Q की, और साथ में P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, रिमेंबर इट, इंटीजर्स। और इंटीजर्स मतलब इंटीजर्स मतलब होते हैं हमारे इंटीजर्स मतलब होते हैं पूर्णांक, नहीं पूर्णांक नहीं, परिमेय प्राकृतिक पूर्णांक, हाँ जी पूर्णांक ही होती हैं। पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं जिसमें हम प्लस माइनस का कोई भी कंप्लीट नंबर ले सकते हैं। तो और Q की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होती है, और जितनी भी अंडर रूट के अंदर संख्याएं लिखी जाती हैं वो पूर्णांक नहीं होती हैं अंडर रूट के अंदर। और अगर अंडर रूट 4 लिखा है तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये बन जाएगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 के इक्वल होता है। तो 2 एक आपकी पूर्णांक संख्या होती है। पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक भी है, पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है। ठीक है सर, तो ये हमारी इस तरह से होती हैं। और साथ में एक कंडीशन और कही जाती है, अगर डिनोमिनेटर यानी कि हर कभी 0 के इक्वल हो जाए तो वो संख्या ऐसी संख्या में परिवर्तित हो जाती है जिनका हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं लेकिन उसको गिन नहीं सकते, और इसको हम कहते हैं अनंत, इनफाइनाइट। और एक मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, किन्हीं भी दो संख्याओं के बिटवीन, मैं कोई सी संख्या नहीं बोल रहा हूं, किन्हीं भी दो संख्याओं के बिटवीन, चाहे वो परिमेय है या अपरिमेय है, रेशनल है या इरेशनल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो होल हो या इंटीजर्स हो, ठीक है, कोई भी दो संख्याएं होंगी उसके बीच में इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स, इनफाइनाइट रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं। इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करती हैं। अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं जिनको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं जिनको हम रेशनल की फॉर्म में राइट नहीं, जिनको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। और जबकि P और Q क्या होने चाहिए, P और Q इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, पूर्णांक होते हैं। लेकिन यहां पर क्या होगा, वो पूर्णांक को ही रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। देखिए अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये सारे नंबर अंडर रूट के अंदर हैं और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, इसीलिए ये नंबर क्या बनेंगे, अपरिमेय संख्याएं बन जाएंगी जिनको हम नहीं दर्शा सकते हैं। वन मोर पॉइंट, पाई, एक पाई पॉइंट हमने लिया है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू हम हमेशा राइट करते हैं 22/7, 22/7। पाई इज इक्वल टू हम लिखते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7। ये आपकी एक परिमेय संख्या है, परिमेय है यानी रेशनल नंबर है। क्यों है कि P, Q यानी कि 22 और 7 दोनों कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, और 7 नॉट इक्वल टू 0 के हैं, तो ये परिमेय है। और पाई अपरिमेय है, क्यों, क्योंकि पाई की कंप्लीट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, ये एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है। पाई की अभी कंफर्म वैल्यू, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मालूम है, इसीलिए हम पाई को अपरिमेय और 22/7 को परिमेय संख्या बोलते हैं। चलिए सर आगे देखते हैं। इसके बाद आते हैं वास्तविक यानी रियल नंबर, और रियल नंबर होते हैं परिमेय और अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स को हम क्या कर दें, एक साथ कंबाइन कर दें, यानी पूरा परिवार एक साथ बैठ जाएगा, तब ये हमारी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे आ जाइए। अब बात आती है आगे बढ़ने की और पीछे हटने की। देखिए इसमें शब्द आया सक्सेसर्स, सक्सेसर्स मतलब बनता है सक्सेस से, सक्सेस उत्तरावर्ती, ठीक है। सक्सेस मतलब आई वांट टू इंक्रीज सम टाइम मोर, आई वांट टू इंक्रीज अबव साइड, ठीक है, अहेड मुझे जाना है, आगे की तरफ बढ़ना है, तो सक्सेसर का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो यानी कि आगे बढ़ने वाली संख्याओं में हम 1+ करते हैं। सक्सेसर का मतलब 1+, और इस सक्सेसर्स को हिंदी में बोलते हैं उत्तरावर्ती, अनुवर्ती या फिर
परवर्ती संख्याएं। जब भी कोई संख्या आपको गिवन है, सपोज 12 गिवन है, कहता है इसकी अनुवर्ती संख्या बताइए, तो +1 कर दीजिए, 13 होगी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? परवर्ती। ध्यान रखिएगा ये शब्द परवर्ती संख्याएं कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? सक्सेसर्स नंबर कहलाते हैं, यानी आगे बढ़ना। उत्तरवर्ती, अनुवर्ती या फिर परवर्ती। और दूसरा आता है पूर्ववर्ती। पूर्व मतलब पहले वाला, पास्ट वाला, पूर्व, प्रीवियस वाला। तो इसको कहते हैं प्रीडिसर्स नंबर। पास्ट वाला यानी प्रीवियस वाला। प्रीवियस वाले में हम क्या करते हैं? 1 को माइनस करते हैं। इनको हम कहते हैं पूर्ववर्ती संख्याएं। जैसे मैंने 12 था, 12 में से पूर्ववर्ती, पूर्व है वो, परवर्ती था, ये पूर्ववर्ती है, -1 कर दीजिए, 11, यानी कि 12 का पूर्ववर्ती 11 के इक्वल हो जाता है। ये हमारी क्या कहलाती है? संख्याओं का सक्सेसर और प्रीडिसर्स नंबर को फाइंड आउट कर लेना। देखिए आगे एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, और इस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कुछ हमने ऑपरेशन बताए थे आपको, ऑपरेशन बताए थे। उन ऑपरेशन में हमने ये डिस्कस किया था मैथमेटिकल ऑपरेशन में कि कौन सा ऑपरेशन लगाने पर नंबर कैसा होता है। तब हमने आपसे कहा था रेशनल नंबर, रेशनल मतलब परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर में ऑपरेट कर दीजिए रेशनल के साथ, रिजल्ट आपको रेशनल, और इर्रेशनल को ऑपरेट कर दीजिए रेशनल के साथ, रिजल्ट इर्रेशनल, और इर्रेशनल को ऑपरेट कर दीजिए इर्रेशनल के साथ, रिजल्ट आइदर रेशनल और इर्रेशनल। दोनों में से कोई भी हो सकता है, नहीं मालूम कौन सा होगा। रेशनल नंबर मतलब होता है परिमेय संख्याएं, इर्रेशनल मतलब अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो जिनको हम P/Q के रूप में राइट कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशन होता है। इसी तरह से अगर आप सम संख्या को गुणा करेंगे सम संख्या से, तो सम उत्तर आएगा। गुणा करने की बात कर रहा हूं, सिर्फ गुणा करने की। ठीक है, गुणा, भाग, मल्टीप्लाई, डिवाइड, बस तो हम सब कुछ लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं और सम की भी बात कर देता हूं। मल्टीप्लाई और सम, चलिए ऑपरेट ही कर देते हैं। दो सम संख्याओं को प्लस करने पर सम संख्या आएगी, सब्ट्रैक्ट करने पर, माइनस करने पर भी सम आएगी, मल्टीप्लाई करने पर भी आएगी। लेकिन डिवीजन में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मैंने लिख दिया 16/14, 2 से कट कर दें 8/7। अब आप इसको 8/7 को ना तो सम कह सकते हैं ना ही विषम कह सकते हैं, क्योंकि डिवाइड करने पर क्या संख्या मिलती है ये तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए यहां पर भाग करने के नियम को, भाग के चिन्ह को, ठीक है, भाग के चिन्ह को छोड़ दीजिए, वो छोड़ दें, क्योंकि यहां पर हम इस बात को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। क्या बनेगा? तो यहां पर सम का सम के साथ करेंगे तो सम आएगा, विषम का विषम से करेंगे तो विषम आएगा, सम एंड विषम करेंगे तो सम आएगा। बहुत सिंपल सी बात है। आप 2 का टेबल पढ़िए, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 का पहाड़ा पढ़ें तो आप क्या पाएंगे? 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। यानी कि ऑड संख्याएं, विषम संख्याएं का जब मल्टीप्लाई मैं 3 से कर रहा हूं, 3 1 जा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। यानी कि विषम संख्या विषम। और अगर मैं विषम और सम करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलता है? 6। और 3 × 4 करता हूं तो मुझे मिलता है 12। तो मुझे यहां पर इस बात को खासकर ध्यान रखिए कि विषम संख्या को जब भी हम सम संख्या से मल्टीप्लाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट, जोड़ेंगे या घटाएंगे, देन हमेशा हमें नहीं, तो भाई हमेशा का केस नहीं, मल्टीप्लाई का केस में ही ये बात करें। मल्टीप्लाई के केस में यानी कि 3 + 2 अगर मैं करूंगा तो 5 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो यानी कि मल्टीप्लाई का केस अलग और डिवाइड का केस अलग, सब्ट्रैक्ट और ऐड के केस को इंडिविजुअल स्टडी करना पड़ेगा।
इंडिविजुअल करना पड़ेगा, यानी कि हमने चाहा था कि एक साथ काम कर ले, लेकिन एक साथ बात नहीं बनेगी। तो अब मैं यहां पर यह कहना चाहता है, अगर n कोई एक विषम संख्या है, n कोई एक विषम संख्या है, n कैसी है? विषम संख्या। विषम मतलब ऑड नंबर है, तो इनमें से कौन सम होगा, सम संख्या बतानी है। तो देखिए जरा 3 × 2 - 8, n विषम है ना, n विषम है तो विषम की जगह मैंने 3 लिया। 3 × 3 तो 3 तिया 9 - 8, विषम में से सम माइनस करेंगे, विषम ही बचेगा। तो सर ये तो है नहीं, ये तो है नहीं। अब इसको चेक कर लें, 5 × 3 3 जा 9 + 4, 9 पंजे 45 + 4 = 49। तो सर ये भी नहीं है। एग्जाम्पल रखकर चेक कर लें, इसको देखें किसकी बात कर रहा है, सम की बात कर रहा है। इसको चेक करिए, 4 × 3 3 जा 9 + 5, 9 चौक 36 + 5 41, ये भी नहीं है। तो यही बची, यही बची। देखिए ये विषम संख्या, और विषम संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई करने पर भी विषम संख्या ही मिलती है। तो n² का मतलब विषम संख्या होगी, विषम को विषम से मल्टीप्लाई करिए, विषम आएगा, विषम में विषम प्लस कर दीजिए, सम आ जाएगा। तो सम आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस पोर्शन में, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन आप उसे सही से पढ़े तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाता है। देखिए एक ये और एग्जाम्पल है पूर्ववर्ती और परवर्ती के लिए। देखो भाई सवाल कहता है 2000 के पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब 1 माइनस 2000 - 1 1999 का परवर्ती बताओ। सॉरी पूर्ववर्ती से परवर्ती, तो +1 कर दो। सर 2000 आना चाहिए, चाहे मैं पहले परवर्ती निकालूं और फिर मैं उसका पूर्ववर्ती कर दूं, पूर्ववर्ती कर दूं, तो आंसर मेरा दोनों केस में सेम रहेगा। तो देख लीजिए सर, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होना चाहिए। 2000 के पूर्ववर्ती मतलब एक कम का परवर्ती मतलब +1, तो -1 + 1, एक घटाओ एक जोड़ दो, 2000 ही बचेगा। तो ये इसका 2000 ही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद कर लेना है, अगर आपने याद नहीं किए तो समझ लीजिए हम इसको कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन लेवल पर कोई नहीं जानता कौन सा क्वेश्चन कहां से आ जाए। तो क्रमागत एक साथ चलने वाली क्रमागत n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n(n+1/2 होता है। क्रमागत एक साथ क्रम के साथ में ली गई है ना, 1 से 10 तक की, यह आंसर निकाल दिया। क्रमागत n सम संख्याओं का योग, क्रमागत की बात करिए n/2 n/2 + 1 होता है। ठीक है, ये हमारे डायरेक्ट फॉर्मूले सर, जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं है आप इसको नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, आगे आता है विषम संख्याओं के बारे में। तो विषम संख्याएं जो होती हैं, क्रमागत n तक की विषम संख्याओं का योग ये होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, 1 से 11 तक की विषम संख्याएं हैं, तो n का मतलब 11, 11 + 1/2 यानी 12, 12 का आधा 6, 6 की घात 2 = 36, यानी कि 36 आएगा। कौन सी है, क्रमागत n की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग कितनी, 1 से 11 तक की, 1 से 11 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, सभी विषम संख्याओं का योग 36 आएगा। ठीक है, आप प्लस करके देख लें, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, 11 और 9 20, 7 3 10, 20 और 10 30 और 6 36। क्रमागत n विषम संख्याओं का योग n+1/2 होल स्क्वायर होता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर्मूले हैं, इफ यू विल लर्न दिस ऑल योर वर्क बिकम इजी, इट इज नॉट पॉसिबल इफ यू डोंट लर्न द फॉर्मूला। अगर फॉर्मूले ये याद नहीं किया तो समझ लीजिए वो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इससे आगे आता है प्रथम n यानी शुरुआत से प्रथम n सम विषम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग ये होता है n(n+1), प्रथम n सम संख्याओं का योग। जैसे प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कितना होगा, 110।
वहां पर हमने क्रमागत शब्द यूज किया था और यहां पर हम प्रथम शब्द यूज कर रहे हैं। क्रमागत 11 मतलब 1 से शुरुआत होगी और 11 तक की संख्याओं को लेना है, 11 तक की संख्याओं को लेना है, उससे आगे नहीं बढ़ना। यहां पर हम प्रथम n सम संख्याओं, यानी कि अगर मैंने यहां पर 10 बोला है तो मैं लूंगा 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हुई हैं। 10 के बाद 12 14 16 18 और 20। गिन लीजिए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब का सम निकालना है। यहां पर वहां इनका नहीं था, वो कहता है वहां पर प्रथम था, वहां पर क्रमागत था और यहां पर प्रथम है। क्रमागत का मतलब 1 से, अगर मैं यहां पर क्रमागत शब्द यूज करता तो 10 संख्याएं कहां तक होती मेरी, यहां तक। क्रमागत 10, क्रमागत क्रम से आने वाली, और यहां पर मैंने प्रथम 10 बोला है, यानी कि सम संख्याएं जो स्टार्टिंग की 10 सम संख्याएं हैं उनका सम कितना होगा, n + 1/2। अब मैंने 10 संख्याएं ली हैं तो 10 मल्टीप्लाई 10 और 1 11, 110। सर जोड़ के देखिए, 1 तो 20 ये बनता है, 18 और 2 20, ठीक है सर, ये 2 बार हो गया, 2 हो गया, 16 और 4 20, ठीक है, 3 और 14 और 6 20, ठीक है। उसके बाद में 12 और 8 20, 1 2 3 4 और एक ये 5, 5 दूनी 16, 116, 160 और 12, 160, अच्छा गलत कर लिया मैंने, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 80, 80 और 20 100, 100 और 10, 100 और 10 110, 110। दोबारा जोड़ लेते हैं, दोबारा जोड़ लेते हैं, देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4 + 6 + 2 + 8 10 12 14 16 18 और 20। देखो सर 20 तो ये हुआ, 18 और 2 ये 20, ये हो गया 20 + 20, 4 और 16 ये हो गया 20, 6 और 14 ये हुआ 20, 12 और 8 ये हुआ 20, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 20 को 2 बार जोड़ो, 20 को 5 बार जोड़ो 100 और प्लस 10, 10 बचा है ना अनसर्किल्ड, तो ये हो गया 110। ये इस तरह से सब। और इसी तरह से प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, n स्क्वायर के इक्वल होता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, कैसे, प्राकृतिक संख्याओं के 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, 3 × 9 + 4 + 1, 10 और 4 14 हुआ। तो कितनी संख्याएं ली मैंने, 3, तो सर यहां 3 लगा दीजिए, 1/6 × 3 × 3 और 1 4, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी और 2 से 2 बार 7 दूनी 14। देखिए सर ये आ गया, ये इस तरह से निकलता है। होप जो कंफ्यूजन था वो दूर हो चुका होगा और इन फॉर्मूलों को याद करने में पूरी ताकत लगा दीजिए। अब बात आती है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घन यानी 1³ + 2³ + 3³, इनका सम निकालना है। तो 1 का तो हो गया 1, 2 का हुआ 8, 3 का हुआ 27, 27 और 1 28, 28 और 2 30 और 6 36। लेकिन सर इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए प्राकृतिक n संख्याओं का योग हमने निकाला था 1/2n ब्रैकेट n + 1, और इसका कर दीजिए आप स्क्वायर, लगा दीजिए। सर कितनी संख्याएं लिए मैंने स्टार्टिंग की, 3, 1/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ही का 3 और 1 4, 2 से काटे 2 बार, 3 दूनी 6 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36। और देखिए सर ये रखा 36, ये क्या है, प्राकृतिक प्रथम n संख्या के घनों का योग, इतना बनता है, ये 1/2n n + 1 होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। देखिए सर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है भाई, इनका मान बताना है, वैल्यू बतानी है। देखो सर कैलकुलेशन करने का तरीका समझिए, यहां पर मैंने देखा यूनिट प्लेस पर 0 7
4 और 0, 0 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ये चेक करना चाह रहा हूं आंसर क्या आएगा। देखिए बोर्ड एग्जाम मतलब जब आप कंपटीशन टाइम में बैठे होंगे देन आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें। हम क्या करते हैं, ट्रिक्स अप्लाई करते हैं। जितनी ज़्यादा ट्रिक्स आप लगा लेंगे उतना ही ज़्यादा आपका परफेक्ट आंसर आसानी से मिल जाएगा। मैं यहाँ क्या करता हूँ सर, मैंने देखा प्लस की संख्याओं को जोड़ लेता हूँ पहले। 6 9 15, 15 और 4 19, 19। ठीक है, 19 में से निगेटिव संख्याएं देखिए 3 और 9 और 3 12, कितना बचेगा 19 में से 12 घटा के 7। मैं यूनिट प्लेस इकाई के अंक को देखता हूं, इकाई का अंक आया था 9 और इकाई का अंक आया 2, तो बचता है 7। इकाई के अंक पे 7 आएगा सर, मैंने बिना सोचे समझे आंसर लगा दिया। 1047 इज माई करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर चेक कर लीजिए, आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, अगर 0 आ जाता देन मैं फिर सेकंड डिजिट को भी चेक करता। तो सर जरा चेक कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 789 एंड 596। 6 4 10 9 19 का 9 1, 9 दिन 18, तो 20 और 1 21 का 1 2, 2 और 2 4, 4 5 9 और 7 16 का 6 1 26। अब माइनस वाली प्लस कर लें, 569 और 1003, 9 और 3 12, 6 1 7 5 1 157। माइनस करिए, 9 में से 7 माइनस करें, 9 में से 2 माइनस करें 7 बचेगा, 10 में से 7 माइनस करें 3, 5 में से 5 0 और 1 1037। 1037। ओह सॉरी, यहाँ ट्रांसफर नहीं किया, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, 1047। ये मेरा आंसर आ जाता है। तो हमेशा हमेशा आप क्या करें, ट्रिक्स का यूज करिए और बीच बीच में हर क्वेश्चन की ट्रिक हम बताते चलेंगे, जो हमारे अलावा कोई नहीं बता पाएगा। चलिए सर, मार्टिन के पास कुछ मार्बल्स हैं। मार्बल बोलते हैं कंचे होना, कंचे कंचे जैसे बच्चे खेलते हैं खड़ाक से। ठीक है, मार्टिन के पास में कुछ मार्बल है, उसने 14 मार्बल खो दिए, 14 खो दिए, बचे कितने 6। 14 रुपए खर्च कर दिए, 6 रुपए मेरे पास बचते हैं, तो 6 मेरे पास है, 14 खर्च किए 20 बचते हैं, यानी कि भैया 20 आंसर हो जाएगा हमारा, 20 हमारा आंसर हो जाएगा बस। और अली कर डाला हमने, 14 खो दिए, 6 हैं मेरे, बाकी कहाँ हैं, तो बाकी कितने थे 14 और थे, तो 14 और 6 मेरे पास हैं, 20 हो गए टोटल। चलिए सर नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या का गुणक 25 तथा गुणक का 15 गुना है, तो गुणे कितना हो गया सर मेरा, गुणे कितना बनता है मेरा, गुणक का 15 गुना, 25 गुणा 15। और गुणनफल बताना है सर, तो गुणनफल क्या होता है, गुणनफल मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू मल्टीपल, रिजल्ट जो निकलता है गुणनफल बोलते हैं, क्या निकलता है सर, गुणे मल्टीप्लाई गुणज, गुणक। ठीक है, गुणे कितना है 25 गुणा 15 मल्टीप्लाई, और गुणांक कितना है, गुणक है 25, 25 25 हम 625 गुणा 15। देखो जरा यूनिट डिजिट पे 5 सब में है सर, सब में है, तो जरा हिसाब लगा लीजिए। पहले आप 15 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करिए, आप क्या करें, 620 को 15 को मैंने क्या लिखा 10 + 5, और मैं 625 का 10 से करिए तो 62 50, और 5 से तो इसको 2 से भाग कर दो। देखो ध्यान रखना, 625 गुणा 5 करना है, 625 गुणा 5 करना है, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई 2/2 किया। कहा ना शॉर्टकट हम सिखाएंगे आपको, 5 से मल्टीप्लाई करना आसान है या 2 से भाग करना। तो 5 दूनी हो गया 10, 10 का मतलब यहाँ 0, 2 से काट दीजिए, 3 1 2 5, 3125, यहाँ लिख दीजिए 3125, जोड़ दीजिए 5 2 7 75। देखिए जरा 75 किस में, भाई सब में 75 है, 3 में, तो सर ये वाला कैंसिल होता है, 2 और 1 3, देखो थर्ड डिजिट पर 3 3 2 में है सर, ये भी कैंसिल हो जाता है, और आगे 6 और 3 9, 9375। लो सर ये पहला हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए सर आगे बढ़ें। देखिए जब भी हम डिवाइड करते हैं तब हम क्या लिखते हैं, भाज्य को डिवाइड करते हैं भाजक से,
भाजक से, और ऊपर आता है भागफल, और नीचे बचता है शेषफल। शेषफल इसको बोलते हैं डिविजर, डिविडेंड, 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 और इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है सर, ये बनता है। अब आगे क्या करते हैं, बस इसने तो ये बताया है सर। देखिए, अगर मैं कक्षा 10 के बारे में बात करूं तो वहां पर एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड की एल्गोरिथम है। यूक्लिड ने ये बात कही, यही कहा उसने कि जब भी आप एचसीएफ और एलसीएम पाना चाहते हैं तो यूक्लिड मेथड का यूज कर लीजिए। एचसीएफ और एलसीएम यानी लासा और मासा पाना चाहते हैं, बल्कि उसमें हम सिर्फ मासा ही निकाल पाते हैं, लासा नहीं निकाल पाते हैं यूक्लिड डिवीजन से। तो यूक्लिड डिवीजन में यही रूल लगता है कि डिविजर इज इक्वल टू डिविडेंट इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही रूप लगाते हैं। यानी भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। यदि हमें किसी संख्या का भाजक व भागफल अथवा भाज्य भागफल व भाजक ज्ञात हो तो शेषफल निम्नलिखित सूत्रों से हम प्राप्त कर सकते हैं, इन सूत्रों से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला है, और इसी से हम जो छोटी क्लासेस में यानी 3rd 4th 5th क्लास में सीबीएसई पैटर्न की अगर बात करूं तो 3rd 4th क्लास में जो भी हम क्वेश्चंस का वेरीफाई कराते हैं, वेरीफाई मतलब उसको चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है डिवाइड करने पर, उसमें यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कहता है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। जरा हिसाब लगाओ सर, भाज्य भाजक भाजक गुणनफल, सॉरी यह आता है क्या आता है भागफल, भागफल, और नीचे आता है शेषफल। जरा हिसाब लगाइए, भाजक भागफल का 10 गुना है, यानी भाजक कितना हुआ, भाजक बराबर 10 गुणा भाजक भागफल का, भागफल का 10 गुना है, एवं शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का 5 गुना है, कौन है 5 गुना, भाजक। एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, और भाजक बराबर क्या है 5 गुना ऑफ शेषफल, शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, यदि शेषफल 46 है तो भाज्य बताओ, भाज्य बताओ सर, भाज्य बताना है। तो पहले भाजक निकाल लो, 46 गुणा 5, 46 गुणा 5, ठीक है 46 गुणा 5। अब ये क्या है भाजक, तो मैं भागफल जानना चाहता हूं, तो सर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 6 पंजे 30, 5 चौक 20 और 2 23। ठीक है, 5 छंग 30 का 0 3, 5 चौक 20 और 3 23, 230। भाजक हो गया 230, और भाजक क्या है 230 है 10 गुना किसका, भागफल का। तो भागफल कितना हो गया सर, यहां से 10 हटा के नीचे 10 से 10, यानी भागफल कितना आ गया, भागफल कितना हुआ हमारा, भागफल हो गया 23। यानी कि भाजक कितना है 230, भाजक है हमारा 230, और भागफल है हमारा 23, और शेषफल है 46, शेषफल है 46। तो कहता है भाज्य बताओ। तो भाज्य बराबर क्या होगा सर, भाजक कितना है सर, भाजक है 230, भाजक गुणा भागफल गुणा 23 और प्लस शेषफल कितना है 46। ऐड कर दो। देखिए यूनिट डिजिट पर 6 सब में है, मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं, 0 3 तिया, देखिए 23 को 23 से मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं आपको, 3 का 3 से करो, 3 तिया 9, 3 तिया 9,
3 का करो 2 से, 2 का करो 3 से, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 और 6 12, 12 का 2 भाग 1, शेषफल 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 529, 529 प्लस 46, 6 9 और 4 13, 3 5, 5336, 5336, ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ध्यान दीजिए, भाज्य वो है जिसको भाजक से भाग करते हैं, जिसको भाजक से भाग करते हैं। भागफल वो जो उत्तर आ रहा है और शेषफल वो जो नीचे बच रहा है। बस ये संबंध हमने क्रिएट करा और आगे आइडेंटिफाई कर लिया। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बात आती है डिविजिबिलिटी रूल की। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, इसे तो याद ही रखना है। वो सभी संख्याएं जो 2 से भाग होती हैं, 2 से भाग होती हैं, उनकी इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 2 से भाग होने के लिए इकाई के अंक पर 2 4 6 8 होना चाहिए। 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 से भाग करना है तो सभी संख्याओं का योग 3 से भाग होना चाहिए। 954, तीनों को प्लस करो, 5 और 4 9, 9 9 18, 18 3 से भाग होता है भाई साहब, 18 3 से भाग होता है, तो 3 छंग 18, यानी कि ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। 4 से वो संख्याएं भाग होती हैं जिनके अंतिम दो अंक 36, 4 से भाग होता है, पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। 5 से वो संख्याएं भाग होती हैं जिनके इकाई के अंक पर 0 या 5 होता है। 5 से वो संख्याएं भाग होती हैं जिनके इकाई के अंक पर 0 या 5 होता है। 6 से वो संख्याएं भाग होती हैं जो 2 तथा 3 दोनों से इंडिविजुअल भाग होती हैं, अलग अलग भाग होती हैं, यानी कि वो 2 के नियम को भी पूरा करें और 3 के नियम को भी पूरा करना चाहिए। तो संख्याएं 6 से भाग हो जाएंगी। 7 से वो संख्याएं भाग होती हैं जिसमें 1 नंबर 6 बार, 2 नंबर 3 बार, 3 नंबर 2 बार। मतलब अब साफ साफ समझा देते हैं। कोई भी संख्या जो आपके मन में आई, 2 2 2 2 2 2, एक संख्या 6 बार, भाग 7, यस हो जाएगी भैया। जोड़ा बना लो, 23 23, दो संख्याओं के 3 जोड़े, 2 संख्याएं 3 बार, भाग 7, यस। 3 3 के जोड़े बनाओ, 3 3 के बनाओ, क्या बनाओ, 365, भाग 7, यस। जो आपके मन में आता है बना लीजिए, ये सभी संख्याएं 7 से भाग हो जाएंगी। एक हमने नोट और लिखा है सर, देखिए क्या लिखते हैं, इस प्रकार की संख्याएं 3 7 13 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। यानी ये संख्याएं 3 11 13 से भी भाग होती हैं। ये संख्याएं 3 11 13 से भी भाग हो जाती हैं। बस ये देखना है क्या रिपीट कर रही है यानी। हाँ, अगर आपने कहा 11 22 33, 11 22 33, सर ये संख्या भाग 3 भाग 7 नो, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भैया, क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर हमने जोड़े को रिपीट करने की बात की थी। तो यहाँ जोड़ा, ये जोड़ा दूसरा है और ये जोड़ा तीसरा है, तीनों अलग अलग जोड़े हैं जो भाग नहीं हो पाएंगे। चलिए सर 7 का नियम क्लियर हुआ। 7 के साथ ये संख्याएं 3 से 11 से और 13 से भी भाग होंगी। 8 से वो संख्याएं भाग होती हैं। 4 का नियम क्या है, जिसके अंतिम 2 अंक इकाई और धाई और इकाई के 2 अंक 4 से भाग हो रहे हैं। 8 का नियम है 3 अंक सैकड़ा, धाई और इकाई, तीनों अंक मिलाकर 8 से भाग हो जाएं तो वो संख्याएं भी 8 से भाग हो जाती हैं। आगे देखिए 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम ये कहता है कि जिस तरह से 3 का नियम है सेम वैसे ही 9 का भी नियम है। 3 का नियम कहता है कि सभी संख्याओं का योग 3 से भाग होना चाहिए। 9 का नियम कहता है सभी संख्याओं का योग 9 से भाग होना चाहिए। 9 से भाग होना चाहिए। यदि संख्याओं का योग 9 से भाग होता है तो संख्याएं 9 से भाग हो जाएंगी। 10 का नियम कहता है यूनिट डिजिट इकाई के अंक पर सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए।
और 10 के लिए हमने कहा था 2 और 5 का नियम भी फॉलो होना चाहिए। 2 से वो संख्याएं डिवाइड होती हैं जिनके अंक पर 0, 2, 4, 6, इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 होती हैं। 5 से वो संख्याएं डिवाइड होती हैं जिनके इकाई के अंक पर 0 और 5 होता है। दोनों में कॉमन एक जैसा संख्या है 0। तो इसका मतलब 10 से भाग होने के लिए संख्याओं को अंक के इकाई के अंक पर 0 का होना कंपलसरी है। इसके बाद 11 का नियम। देखिए सर 11 के नियम में ना हम इसको ब्रिज नियम भी कहते हैं, पुल नियम। मैंने ही नाम दिया है, किसी और का नाम नहीं है, सिर्फ जनरेटेड बाय मी। कोई भी एक संख्या ले ली, देखिए सर यही लिखा हुआ है 13574। मुझे क्या बनाना है? 11 का नियम, ब्रिज बनाओ। एक ब्रिज ऊपर एक ब्रिज नीचे, और भी संख्या बढ़ा लो सर। 1 to 1 ले ली मैंने, इसके बाद में यहाँ और यहाँ के बाद ये, जो संख्याएं ऊपर की आई वो ऊपर और जो नीचे की आई नीचे। ऊपर वाली को जोड़ दो, नीचे वाली को जोड़ दो, अंतर निकाल दो। 1 + 5 6, 6 4 10 और 2 12। किस किस को जोड़ा? ऊपर वाले 1 5 4 2, 4 2 6, 6 5 11 और 1 12। नीचे की जोड़ो 7 3 10, 10 1 11 और 1 12, 12 का 12 0। यस डिविजिबल बाय 11। यस डिविजिबल बाय 11। 11 से भाग हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये 11 0 11 22 33 44, यानी कोई भी वो संख्या आती है जो 11 के पहाड़े में है तो भाग होगा, वरना भाग नहीं होने का भाई साहब। आप कितने भी जोर लगा लो, भाग नहीं होने का। हमें टाइम खराब नहीं करना, सीधे आगे बढ़ जाना है। तो 12 का नियम देखिए, 12 का नियम नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। 12 का नियम ये कहता है कोई भी संख्या 12 से भाग करने के लिए 3 और 4 का नियम अलग अलग फॉलो करना चाहिए। 15 का है 3 और 5 का नियम फॉलो होना चाहिए। 16 में लास्ट की 4 डिजिट आनी चाहिए। 18 में 2 और 9 से भाग होना चाहिए। 20 में 4 और 5 से डिवाइड होना चाहिए। 21 में 7 और 3 का रूल फॉलो करना चाहिए। 22 में 11 और 2 का रूल फॉलो करना चाहिए। 24 में 8 और 3 का रूल फॉलो होना चाहिए। 25 में 5 का रूल फॉलो हो जाना चाहिए। 25 में 5 का रूल फॉलो नहीं होगा, 25 का नियम अलग है। 25 के लिए तो हम डायरेक्ट चेक कर लेते हैं 25 का मल्टीपल है या नहीं है। लास्ट डिजिट पर वैसे 25 आ जाना चाहिए, तो शायद बात बन जाए, आई एम नॉट श्योर फॉर दैट। अभी मुझे कंफर्म नहीं क्योंकि आज तक मैंने 25 का नियम नहीं बताया। चलिए सर अब आगे क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है? ये संख्या दी है और कहता है किससे भाग हो रही है, किससे भाग हो रही है। जरा ध्यान से देखना और सेकंडों में आंसर निकालते हैं। घड़ी लगा लीजिए, 5 सेकंड के अंदर आंसर पाएंगे आप। देखिए क्या कहता है 14385। मेरे को बताना है ये संख्या किससे भाग है, निम्न में से किससे विभाजित है, इनमें से किससे भाग है। देखो सर यूनिट डिजिट पर है 5, 4 से भी नहीं होने का, 2 से भी नहीं होने का, 2 से भी नहीं होने का, तो बस एक ही बचा इससे। चेक करा टाइम, मैं समझता हूं 4 सेकंड लगे होंगे, 5 सेकंड लगे होंगे बस आंसर निकालने में। और ये मान लीजिए भाई साहब कि ये जो है 2 या 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हम देखते हैं। देखो 4 से जब भी डिवाइड करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ो, इकाई के अंक पर हमेशा इवन नंबर आएगा, सम संख्या होगी। और यहाँ विषम, इसलिए 4 से भी भाग नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा। 2 इसके अंदर है, 4 इसके अंदर है और 2 इसके अंदर है, तो इनसे तो भाग ही नहीं हुआ, तो यही बचा। ठीक है आगे देखते हैं। आगे देखिए, इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए इकाई का अंक ज्ञात करने के तरीके क्या है। बहुत सारी बातें हैं, उनको बहुत अच्छे से समझिए। इकाई का अंक जब भी हमें पाना होता है तो सामान्य, जैसे 25 है तो इकाई का अंक क्या होगा हमारा 5 होगा। इकाई का अंक होगा 5, इकाई का अंक होगा 5, इकाई का अंक होगा 5, इकाई का अंक होगा 1। दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 25 की मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई 8 से कर दीजिए, 5 8 40, इकाई का अंक होगा 0। मैं आसानी से हमने पा लिया, इसमें ये है, इसमें ये, इसमें ये है, क्योंकि सबकी मल्टीप्लाई करके हमने चेक कर लिया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, ये तो छोटी छोटी बातें थी, बड़ी बातें अभी बाकी हैं। देखिए बड़ी बातों के लिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है पहले क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा। 25 गुणा 23, 28 गुणा 90, 56 गुणा 23
में इकाई का अंक क्या होगा? देखो सर, 3 छंग 18, इकाई का अंक आया 8। 3 छंग 18, इकाई का अंक आया 8। 0 अट्ठे 0, इकाई का अंक आया 0। 3 पंजे 15, इकाई का अंक आया 5। तीनों को प्लस करो, क्या बनता है? 8 और 5 13, इकाई का अंक आया 3। 3 आंसर हमारा करेक्ट है। कभी भी पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाइए। अब बात आती है घातों को कैसे चेक करें। घात को कैसे चेक करें? ठीक है, घात को कैसे चेक करें? घातीय संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करना। जब हम किसी घात वाली संख्या के इकाई अंक के मान की गणना करते हैं, तब हमें सामान्य छोटी घाते वाली संख्याओं को परस्पर आपस में गुणा करके चेक कर लिया जाता है। यानी कि मान लीजिए 3 की पावर 5 लिख दिया सर, 3 की पावर 5 लिख दिया है, ठीक है, 3 की पावर 5 लिख दिया है, 3 की पावर 5 लिख दिया है। तो क्या करेंगे? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 ये हुआ, 9 ये हुआ, 9 नेम 81, 81 एक आ गया और 1 त्रिजा 3। और इसका नियम आगे भी है, वो ये है कि जब भी ऐसी कोई संख्या आए जो 4 से बड़ी है, उसे 4 से भाग कर दो, उसे 4 से भाग कर दो। 4 से भाग करने पर क्या बचता है सर? 1 शेष आएगा, तो 3 की पावर 1 कर दो, 3 आंसर। कोई भी संख्या है सर, कोई भी, देखो कुछ नियम परफेक्ट हैं, बंधे हुए हैं। 5 को आप 1000 बार क्या करें? गुणा करें, गुणा करें। 5 को लिख देता हूं मैं यहां, चलिए 5 को 1000 बार गुणा करें, इकाई का अंक क्या होगा? इकाई अंक 5 ही रहेगा। 1 को 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, अरब, खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, इकाई का अंक 1 ही बना रहेगा। 6 को करो सर, इकाई का अंक 6 ही बना रहेगा, हमेशा 6 ही बना रहना है। 5 का 5, 1 का 1, 6 का 6। अब इसके बाद समझो, ये जो नियम लगाया है, सारे यही इन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, इन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। देखिए क्या है, मैं जरा 3 की 4 बार मल्टीप्लाई करो सर, 3 की 4 बार मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 ने 81, इकाई का अंक क्या आया? 1। अब 1 की पावर भैया तुम 1 करोड़ कर लो, 1 ही बना रहेगा। और अगर 3 की पावर जैसे 6 है, तो 4 हटा दो, 2 बचा, 3 की पावर 2, 3 तिया 9, इकाई का अंक 9। 3 की पावर 7 है, 4 कम कर दो सर, 3 बचता है, तो 3 की पावर 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 आएगा। तो इस तरह से चलता है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 4 को हम चेक करते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 को चेक करते हैं, उसको हटा दो, जो शेष बचा उसकी पावर, जो बेस दिया है, जो आधार दिया है, उसके लगाकर कैलकुलेट कर दीजिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है, 25 की पावर 3 कौन है? 25 की पावर 3 कौन है? आगे संख्या कौन है? 5। 5 की पावर 3 लगाओ, यानी कि 5 की पावर तो 1000 लाख करोड़ कुछ भी हो, 5 आएगा, तो 5 ही इसका संख्या बन जाएगी, यानी कि उत्तर हमारा 5 ही बना रहेगा, इकाई का अंक 5 रहेगा। आगे देखिए, इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए जो बात मैंने अभी बोली थी आपसे, जो बात समझाने की कोशिश करी थी, वही आ गई। आधार के इकाई के स्थान पर 1 3 5 7 1 3 7 9 1 3 7 9 1 3 7 9 अर्थात विषम अंक है, तो 5 को छोड़ दो, 5 को छोड़कर विषम अंक कोई भी है, तो इसमें इकाई का अंक 1 होगा। कब होगा वो हम हिसाब किताब बता देंगे। कब? घात 4 के हिसाब से। 1 की पावर 4 1, 3 की पावर 4 81, 7 की पावर 4 7 7 49, और 49 को 49 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 50 माइनस 1 50 50 100, 5 पंजे 25, 2500 प्लस 1 माइनस 50 दूनी 100, 2401। देखो 1 1 1, ऐसे ही 9 का करेंगे, 9 की पावर 4 81 गुणा 81, तो 1 ही कम 1, यानी कि 1 3 5 7 जितनी भी विषम अंक हैं
उनकी 4 बार मल्टीप्लाई करने पर, 5 को छोड़कर, सिर्फ 5 को छोड़कर जितने भी विषम अंक हैं उन सब की 4 बार मल्टीप्लाई करने पर इकाई के अंक पर 1 आ जाता है, इकाई के अंक पर 1 आ जाता है। और आधार में इकाई के स्थान पर अगर इवन नंबर है 2 4 6 8 है तो सम हो तो इसका इकाई का अंक 6 बन जाता है 4 बार करने पर। 4 बार करने पर कितने बार, घात 4 करने पर, 2 की घात 4, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौ 16, यानी कि हमेशा यही आना है सर, हमेशा यही आना है। 4 की पावर 4, 6 की पावर 4, 8 की पावर 4, हमेशा क्या बनेगा 6, और ऑड नंबर पर 1 बन जाएगा, ऑड नंबर पर 1 बनेगा और इवन नंबर पर 6 बन जाएगा। और 6 को लाख बार मल्टीप्लाई कर लो, 6 का 6 ही आएगा, और 1 को लाख बार मल्टीप्लाई कर दो तब वो 1 ही आएगा। यदि शेषफल 1 2 3 में से, देखिए उसी के आधार पर हमने बात करी, जैसे हमने कहा था घात को 4 से भाग करिए, जो बचता है उसके आधार पर बात करते हैं। यदि संख्या आधार शेषफल 1 2 3 है तो उसे आधार की घात बनाकर सॉल्व कर लीजिए। शेषफल अगर 0 1 5 6 अंकों वाली एकल संख्याओं का इकाई अंक सदैव उतना ही रहता है, क्योंकि देखो साफ बात कही है अभी हमने, 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, 0 1 5 6 ये संख्याएं कभी भी नहीं बदलती हैं, इनका इकाई का अंक यही बना रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। जैसे 3 की कर रहे हैं, 3 की 2 बार मल्टीप्लाई करी तो 9 आया, 3 की 3 बार करी तो 7 आया, 3 की 4 बार करी तो 1 आया। अब 4 के मल्टीपल में करते चले जाइए सर, बन ही आता चला जाएगा। और 0 1 5 6 के केस में हमेशा सेम नंबर रहता है। आगे देखिए, 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 50 के इकाई के अंक की वैल्यू बताओ, इकाई का अंक बताओ जरा। 3 की पावर 99, 4 से भाग करो सर, 4 से भाग करो, 4 गुणा 25 होता है 100, और 4 गुणा 24 होता है हमारा 96, तो 3 बच गया शेष, यानी 3 की पावर 3 तो ये हो गया, और 3 की पावर 50 यानी 3 की पावर 2, यानी कि 27 माइनस 9, 9 में से 7, 17 में से 9 माइनस कर दो, 8 बच रहा है सर, इकाई का अंक 8। नो नीड ऑफ द मोर कैलकुलेशंस, समझ आया या नहीं? देखिए रिपीट करता हूँ, 99 है, 4 से डिवाइड करो 3 बचेगा, 4 से डिवाइड करो 3 शेष आएगा, तो 3 की पावर 3, और 50 को जब भाग करेंगे 3 की पावर 50, 3 की घात 50, तो 3 को 50, 50 को जरा 4 से भाग करो तो 2 शेष आएगा, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 27, और 3 की पावर 2 9, 27 में 9 माइनस कर दो 18 बचेगा। मैंने तो इकाई अंक लिया, इकाई अंक मालूम कर रहे थे, इकाई अंक 8, इकाई का अंक 8 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाता है। देखिए सर आगे करते हैं, 2 डिजिट के नंबर की बात कर रहा है सर, इकाई का अंक तो क्लियर हो गया ना, अब तो दो अंक वाले पर आओ। 26, कोई भी नंबर लिखा मैंने 26, कोई नंबर लिया मैंने 26, 26 को लिखते हैं हम 20 प्लस 6, या फिर हम लिखते हैं 2 गुणा 10 प्लस 6, ये होता है इकाई का अंक, ये होता है हमारा दाहिनी का अंक, दाहिनी का अंक। तो भैया जब भी हम कंसीडर करेंगे x और y को ही कंसीडर करते हैं, x और y को लेते हैं, मान लो इकाई का अंक है x, दाहिनी का अंक है, दाहिनी का अंक है y, तो संख्या क्या होगी, दाहिनी के अंक को 10 से मल्टीप्लाई, यानी 10y प्लस x, अंकों का योग, अंकों का योग 26 था, दोनों अंकों का योग 6 और 2 8, पलट दो तो 6 और 2 62 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2, और इसको पलट दो तो 10x प्लस वाई। ये पलटी अल्टी पल्टी का गेम है सर, कुछ नहीं। देखिए 87 का उल्टा 78। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों की संख्या जब भी राइट करते हैं तो 10x प्लस वाई करके राइट करते हैं, और 10 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जिसको हम दाहिनी का अंक मानते हैं। 3 अंकों का लिखेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सैकड़े के अंक को, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दाहिने के अंक को, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इकाई के अंक को। देखिए आगे क्या होता है, नई संख्या में हुए परिवर्तन मूल संख्या के अंतर के मूल के यहां पर है। जैसे 87 को बदल दिया तो 78 हो जाता है, इसका मतलब दोनों का डिफरेंस 9 के बराबर आता है। इसका क्या मतलब हुआ कि नई संख्या दी हुई संख्या से, मूल संख्या से 9 कम है।
बस यही बात इसके अंदर बताई गई है, ये स्टेटमेंट है एक्चुअल में। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या, देखो सर घड़ी देख लेना सर, घड़ी देख लेना, 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व, घड़ी देख लेना 10 सेकंड में। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 5 और 3 8, 5 और 3 8 छोड़ दो, 5 4 9, 5 4 9, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, 5 4 9, 5 4 9, ठीक है। 5 4 9 और 5 4 9, 5 4 9 और 5 4 9, दोनों हैं, दोनों हैं। ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9। कहता है क्या 2 अंकों का संख्या 9 है, यदि संख्याओं में से 9 घटा दिया जाए तो अंक बदल जाते हैं। भाई साहब बड़ी में से तो माइनस करोगे 9 को, तभी तो 45 होगा, यानी कि 54 आंसर, 54 आपका आंसर, 54 आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए सर आज के लिए मैं यहीं पर रखता हूँ, आज के लिए मैं यहीं रखता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। आप इसको रिवाइज करिए। इफ़ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम देन यू राइट अस और कमेंट्स अस, हम आपकी प्रॉब्लम को यही वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से सॉल्व कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।